हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज लास्ट 15 ईयर्स के, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन दूंगा। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होंगे। लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वहां यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड सारी थ्योरी चैप्टर फर्स्ट की हम लोगों ने कर ली है। इसलिए अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स की थ्योरी नहीं देखी है तो पहले आप थ्योरी पे पढ़िए, सारे डेरिवेशंस क्लियर कीजिए, सारी थ्योरी क्लियर कीजिए, क्योंकि डेरिवेशंस और थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस होंगे केवल मैं उनको बता दूंगा, यहाँ उनको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशंस जो भी हैं उसको एज इट इज करना ही है, थ्योरी जो है उसको एज इट इज करना ही है। जो न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आइए, अगर आपने क्लासेस नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से जाके क्लासेस कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से न्यूमेरिकल्स। देखिए हम लोगों का पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखिए ये थियरी से आपका क्वेश्चन है, वो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग जरा पॉज करके आप फिर सोचिए जरा इसके बारे में कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। फैक्ट्स होते हैं, आप इनको पॉइंट नोट करते जाएंगे। तो यहां आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब कभी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, यहां इसका भी रीजन जानना होगा। पहली बात, इसमें हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस कोई भी होगा, कोई भी कंडक्टर होगा जिसमें चार्ज रखा हुआ होगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो हमेशा सरफेस से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर इसलिए होती हैं क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर ना हुई, उससे अगर वो सरफेस से कुछ एंगल बना रही हो 90 के अलावा, तो उनका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। अगर ऐसा हो गया तो चार्ज आपका मोशन में दिखाया जाएगा या फिर वहां करंट शो होने लगेगा। इसलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड मोशन में ना हो जाए, इसलिए यहां आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कभी दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्ट करने के टाइम पे यहां देखो क्या होगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जाना चाहेगी, ये वाली इस तरफ जाना चाहेगी। दोनों के लिए क्या हो गई, दो डायरेक्शन हो गई। जैसे ये दो डायरेक्शन हो जाती हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। अच्छा, और तीसरा आपका ये क्लोज लूप भी नहीं फॉर्म करेंगी, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप भी नहीं फॉर्म करेंगी। ये क्यों नहीं फॉर्म करेंगी, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास यहां कोई एक क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर ये कैसा है, चार्ज है। अच्छा, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी, आउटवर्ड जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी और क्या होंगी, आउटवर्ड जाएंगी। ये क्लोज लूप इसलिए नहीं फॉर्म करेंगी क्योंकि एक पॉइंट और भी होता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। मतलब जो ये आपका कंडक्टर है इसके अंदर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस वजह से ये लूप क्या होगा, फॉर्म नहीं होता है। तो सिंपल सा आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्योंकि यहां जो भी कंडक्टर होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। समझ में आया। आप सिंपल सा जवाब देंगे कि जो भी आपका कंडक्टर होगा उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इस वजह से कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आप 3-4 पॉइंट्स मैंने और भी लिखवा दिए, इनको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं, और ये सारे कभी ना कभी क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्या है, क्वेश्चंस हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। क्वेश्चन सब लोगों ने पढ़ लिया, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है कि कोई आपका क्या है, -q चार्ज है। मैं ना देखो
क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए हैं तब तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ गए तो मैं समझा दे रहा हूं। आपका कोई माइनस क्यू चार्ज है और एक आपके पास कोई क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। कैसी प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है। ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ये कैसी है? अनचार्ज्ड है। कैसी है? अनचार्ज्ड है। तो कह रहा है बस आपको पैटर्न दिखाने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें कैसे जाएगी। पैटर्न मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जैसे आपने पढ़ा था कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? हमने पढ़ा था अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं? आउटवर्ड कह देते हैं, यही कहते हैं। अच्छा, निगेटिव चार्ज अगर कोई होगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज से हमने क्या कर दिया था? टुवर्ड्स द सेंटर कह दिया था, या फिर हम कह दें इनवर्ड दिखा दिया था। ये आपकी क्या हो गई? एक पॉजिटिव या निगेटिव के द्वारा क्या हो गया? सिंगल ड्रॉप पैटर्न हो गया आपका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखाना है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपकी कैसी है? कोई कंडक्टिंग अनचार्ज प्लेट है। अनचार्ज का कहने का मतलब अगर कोई अनचार्ज प्लेट हुई या कोई अनचार्ज मटेरियल हुआ, इसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल में नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव, नंबर ऑफ चार्ज निगेटिव, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। या फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो न्यूट्रल होगी, और उसी न्यूट्रल की पोजीशन को हम क्या कहते हैं? अनचार्ज्ड मटेरियल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अच्छा यहां ध्यान से देखिए, हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं। हमको पता है अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इनवर्ड आती हैं। ठीक है, इतना आपने पता कर लिए। यहां पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप निगेटिव चार्ज को यहां पास रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस का मतलब हम समझ लेते हैं, इंड्यूस का मतलब समझ लेते हैं, यहां नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों क्या है? इक्वल हैं। अच्छा, हमने पढ़ा है सेम चार्ज माइनस माइनस आपस में क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, या प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां माइनस हुआ प्लस हुआ तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, या इधर प्लस हुआ माइनस हुआ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहां देखो पॉजिटिव निगेटिव सारे मिले हुए थे। जैसे ही निगेटिव चार्ज को देखे तो सारे पॉजिटिव इधर क्या हुए? एकदम से लालच की तरफ नजर से देखते हुए क्या हो गया? आ गए, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। निगेटिव क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। निगेटिव आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, इस तरफ निगेटिव चार्ज चले जाएंगे। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये अनचार्ज थी लेकिन इसका बिहेवियर कुछ ऐसे ही होगा। अनचार्ज का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। अब यहां देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज हुआ, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी? इनवर्ड आएंगी, और ये पॉजिटिव से क्या होंगी? आउटवर्ड निकलेंगी। तो यहां से हम कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। वो आपका पैटर्न कैसा हो जाएगा? ये पैटर्न क्या कहलाएगा आपका? ध्यान से देखो, डायरेक्शन किधर दिखाऊंगा? डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे दिखाना है, पॉजिटिव से अवे दिखाना है, और निगेटिव की तरफ दिखाना है। और इधर से आप दिखा लेंगे तो इधर से भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? इनवर्ड हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी? आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस और तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए कैसे कैसे पूछ सकता है। सिंगल का मैंने बता दिया कि कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा या सिंगल निगेटिव चार्ज होगा तो उनका पैटर्न ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन और क्या फॉर्म हो सकते हैं? कह दिया कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में दिखाओ। इन दोनों के बीच में दिखाने के लिए कह दिया तो आपको क्या करना है? ऐसे करके दिखा देना है कि हमेशा पॉजिटिव से क्या होगी? निकलेंगी, और निगेटिव की तरफ क्या होंगी? जाएंगी। ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? फॉलो हो जाएंगी। ऐसा कुछ पैटर्न आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाएगा। और ध्यान देना, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2-4 पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट क्या होता है? ये हमेशा किसी भी सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर के अंदर ये रहेगी ही नहीं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप भी नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्या कर चुके होते हैं? पढ़ चुके होते हैं। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ये भी पढ़ चुके होते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। आइए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 2 equal balls having equal positive charge, small q coulombs, are separated by 2 insulating string of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? पल्ले नहीं पड़ा? देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ मान लीजिए आपकी एक क्या है? दीवार है। दीवार में आपने 2 चार्ज क्या कर दिए? यहाँ देखिए सिमिलर चार्जेस। कैसे हैं? दोनों सेम चार्जेस हैं। अगर ये आपका स्मॉल क्यू चार्ज है तो ये भी क्या है? स्मॉल क्यू चार्ज है।
आपने ऐसे क्या कर दिया, लटका दिया। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपकी कैसी है, इंसुलेटिंग है। कैसी है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब समझ रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग, मतलब यहाँ चार्ज चल फिर नहीं सकता, अदरवाइज चार्ज चल के ऊपर भी चला जा सकता था। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपकी कैसी है, इंसुलेटिंग। और दोनों की लेंथ आपकी क्या है, सेम है। यही कह रहा है मेनली क्वेश्चन में। और कह रहा है अगर इनके बीच की डिस्टेंस मैं कह दूं r है या फिर कुछ भी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे क्या किया गया, सेपरेट किया गया है। अब इसमें सिंपल सी एक नई बात कह रहा है कि भैया अगर मैं कोई एक प्लास्टिक शीट है, ये मान लीजिए क्या है, प्लास्टिक शीट है। प्लास्टिक शीट है, इसका मतलब ये भी क्या है, इंसुलेटिंग है। क्या है, इंसुलेटिंग है। इसको इन दोनों के बीच में लाके इंसर्ट कर दूं ऐसे, तो इनके फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा। सिंपल सा नहीं समझ में आया, देखो 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 क्या करना है। ये दीवार है, दीवार में इन्होंने सेम लेंथ की दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ले ली, दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस क्या कर दिए, लटका दिए। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, हमको नहीं पता, रिपल्सिव लग रहा है, अट्रैक्टिव हमसे मतलब नहीं, बस हमको पता है फोर्स लग रहा है। अब हम इसमें एक कोई इंसुलेटिंग शीट लेके आगे डाल दी है बीच में, तो इनके फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, यही हमको बताना है। और सिंपल सी बात देख लो, पहले हम देख लिए जब ये शीट नहीं थी तो इनके बीच में फोर्स मान लिए, कूलम्ब्स लॉ बताया था। कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कुछ इतना फोर्स था, पहले फोर्स इतना था। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स क्या करें, नेक्स्ट में हम कर रहे हैं बस शीट को ला दे रहे हैं। अच्छा, शीट को बीच में लाने का मतलब क्या हो गया, शीट को बीच में लाने का मात्र यही मतलब हो गया, वहां मीडियम में क्या हो गया, चेंज हो गया। मीडियम में क्या हो गया, चेंज। पहले चार्ज जहां रखे थे उनके बीच में एयर थी, ठीक है, अब या वैक्यूम था। अब क्या कर दिया गया कि चार्जेस के बीच में एक शीट आ गई, और शीट कैसी है, इंसुलेटिंग है। तो इंसुलेटिंग शीट है तो मान लेते हैं इसका कांस्टेंट क्या होगा, के होगा। कांस्टेंट क्या होगा, के होगा। मीडियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के। तो सिंपल सा बात है, यहाँ मीडियम दिखा कौन रहा था, एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम कहे थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी एप्सिलॉन नॉट के साथ हम के को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट मीडियम निकल के आएगा, या मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए, ये जो ब्लू वाली शीट मैंने लगा दिया, अब इसके बाद का फोर्स मैं क्या दिखाऊंगा, एफ डैश से दिखाऊंगा। तो एफ डैश की वैल्यू जरा देखिए, एफ डैश इज इक्वल टू मैं निकालता हूं, क्या आएगा, 1/4 पाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज वही है तो क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस वही है तो डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल सी बात। ये पहले का फोर्स, ये बाद का फोर्स, इन्हीं के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। इनको देखो, पहले और दूसरे से क्या कर लो, कंपेयर कर लो, या फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन कर लो। जैसे ही आप करोगे तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करोगे तो यहां मिलेगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका के बस बचेगा, इधर सारा कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका जो बचेगा रिजल्ट में, जरा ध्यान से देखिए, रिजल्ट में आपका बचेगा एफ बाई एफ डैश इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/1 कर लेते हैं। नीचे क्या बचा, 1 के बचेगा। के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के। इक्वल टू क्या पहुंचेगा, के हो जाएगा। ऐसे ही होगा, सबको लग रहा है ऐसे ही होगा। चलिए अच्छा सॉल्व कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, या एफ बाई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश। मैंने के को इधर कर दिया, देखो इसको इससे देखो रिलेट करो, फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। एफ डैश को इधर मल्टीप्लाई कर दो, के को नीचे ले जाओ, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई के। एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई के। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के, मतलब पहले फोर्स क्या लग रहा था, एफ लग रहा था। एफ डैश क्या हुआ, इंसर्शन के बाद जैसे आपने सीट को इंसर्ट कर दिया, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। फोर्स के टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। के यहाँ क्या है, के यहाँ आपका मीडियम का क्या है, कांस्टेंट है। जो शीट ली थी ना, इंसुलेटिंग शीट ली थी, उसका क्या है, मीडियम है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के। पहले से अब फोर्स क्या हो जाएगा, कम। कितना कम हो जाएगा, के टाइम्स। अब देखिए, एक चौथा क्वेश्चन मैंने लेके रखा है जो आपके 2012 में ही आया है, ऑल इंडिया लेवल पे। देखिए, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q। पढ़िए इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए ये कहा कह क्या रहा है, कह रहा है आपको एक प्लॉट दिखाना है, ड्रॉ प्लॉट। ड्रॉ प्लॉट का मतलब आपको ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात, ग्राफ बनाना है। अब इसमें क्या करना है, ग्राफ आपको किसके किसके बीच बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। समझ गए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ में किस चीज का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बीच में तो बनाना है, लेकिन किसके द्वारा, तो यहां ये भी बता के रखा है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। अच्छा, इसका मतलब हमको पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी आनी चाहिए। बताइए आ रहा है क्या आपको,
अगर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके क्या करें, पिछला वीडियो देखें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ बाई, क्यों पढ़ा था इसको? ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा, कोई भी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू एफ बाई। क्यों? अच्छा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने कहा था कोई एक चार्ज क्यों होगा, इसके चारों तरफ की जो भी ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद आया? चलो अच्छा, अब यहाँ देखो किसके किसके बीच कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखा रहे हैं, डिस्टेंस आर से दिखा रहे हैं, इनके बीच का रिलेशन देख लो। जैसे ही रिलेशन देखोगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। बस आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आप ग्राफ दिखा दीजिए। यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा दीजिए, डिस्टेंस आर एक्स एक्सिस में दिखा दीजिए। इनके बीच में ग्राफ बनाना है तो देखो यहाँ जितना आप आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे मतलब जितना बढ़ते चले आएंगे ई आपका क्या होगा, घटते चला जाएगा। या फिर जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ऐसा ग्राफ आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ। ये कर्व आप बना लेंगे, ये क्या हो गया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, ग्राफ। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2011 में आया हुआ है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। बताइए भैया क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आपको? देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, आ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं ऐसे दिखा दिया, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनको मैं ये कैपिटल इसे ऐसे दिखाई दे रहा हूं, आपको लग गई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनमें कहीं एक आपका प्रोटॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मान लो मैंने यहाँ क्या रख दिया, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, सबको पता है ना प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन को मैंने लाके यहाँ क्या कर दिया, रख दिया। अब कह रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आपको इसी की डायरेक्शन क्या करनी है, बतानी है। बताइए समझ में आया? देखिए कैसे करना है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं, पढ़ रखा था। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। ऐसे आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए जिस तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और जिस तरफ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, दोनों को ध्यान से देखना है, दोनों जो मैच करेंगी उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, चल पड़ेगा। समझ में आया? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, इसकी खुद की फील्ड लाइंस भी क्या है, उस तरफ जा रही हैं, ये उसी तरफ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करेगा, आगे बढ़ चलेगा। तो ये क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इट विल मूव। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उसी तरफ ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। मतलब इसका मोशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इसी तरह आपसे निगेटिव चार्ज भी तो पूछ सकता था कि ये आपकी क्या है, फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे आपका क्या रख दिया जाए, निगेटिव चार्ज रख दिया जाए, निगेटिव चार्ज। अब इसके डायरेक्शन किस तरफ ये मूव करेगा या किस तरफ आगे जाएगा, तो सेम वैसा ही करना है। निगेटिव चार्ज की क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। आप क्या बनाएंगे, जितनी भी निगेटिव वाला क्या करेगा, अपोजिट। ये डायरेक्शन फील्ड लाइन की डायरेक्शन में चलता है, ये क्या होगा, अपोजिट, इसको लिख लीजिए, अपोजिट टू द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द फील्ड लाइंस। इसका मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो आप यहाँ नोट करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी फील्ड लाइंस में रखा जाएगा तो उसका मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इसका मोशन हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड लाइंस। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, 2 point charges having equal charges separated 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance where K is equal to 80?
क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलिए अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा भैया आपके क्या है, कोई दो चार्जेस हैं, कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनको आपने मान लो हवा में रख रखा है, तो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, एक Q1 ले लिया, एक क्या ले लिया, Q2। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या कर ली, R कर ली। ठीक है, ये अभी कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। यहाँ कह रहा है अब यहाँ फोर्स कितना है, यहाँ इन्होंने फोर्स की वैल्यू बता दी 8 न्यूटन बता दी। कितनी बता दी, 8 न्यूटन बता दी। ठीक है भैया, अब कह रहा है कि अगर मैं इन्हीं चार्जेस को उठा के कहाँ रख दूं, पानी में रख दूं। मैंने इस चार्जेस को उठा लिया और कहाँ रख दिया, वाटर में। अब मेरा मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। पानी में रख दिया, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस उतनी है, चार्जेस भी क्या है, वही हैं। इनके फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ केवल क्या चेंज हो रहा है, क्या इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, नहीं, चार्जेस वही हैं, तो भैया वही चार्जेस रख दिया। डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर कह रहा है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इनका मीडियम। चेंज क्या हो रहा है, इनका मीडियम, वेयर दे आर प्लेस्ड। यहाँ हवा में थे, यहाँ क्या है, चारों तरफ पानी है, और पानी की जगह भी बता दिया कि यहाँ वाटर का कांस्टेंट कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। कितना दिया गया, 80। और देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओनली 1 मार्क्स, लेकिन देखिए कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ फोर्स क्या होता है, फोर्स वही कूलम्स लॉ बताता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ फोर्स की वैल्यू ये थी, और फोर्स कितना आ गया था, 8 न्यूटन आ गया था। अच्छा ठीक है, यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश निकाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट यहाँ के की वैल्यू क्या है, 80 है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, के, क्योंकि कहाँ रखा गया, एयर में नहीं, मीडियम में। एयर के लिए भी क्या के नहीं होता, एयर के लिए भी क्या होता है, के, लेकिन के की वैल्यू एयर के लिए कितनी हो जाती है, 1। यहाँ के की वैल्यू कितनी दे दिया, वाटर के लिए 80 दे दिया। समझ में आया, एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ देखोगे के की वैल्यू कितना दी गई है, यहाँ दी गई है 80 दी गई है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या, वही सेम चीज मिलेगा। सेम चीज क्या मिलेगा कि आपका जितना भी फोर्स था, देखो यहाँ F कितना था आपका, 8 न्यूटन था। यहाँ आपका एफ डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो एफ डैश की कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सारा चीज क्या है, 1/k इंटू मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू देखो, इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से k को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/k बाहर आ गया, बाकी चीजें एज इट इज रख दी। और ये सेम चीजें कहाँ मिल रही हैं, ऊपर वाले से मिल रही हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी किसकी है, एफ की है, एफ डिवाइडेड बाई के, एफ डिवाइडेड बाई के। तो एफ डैश आपका क्या है, नया फोर्स है। एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन, के की वैल्यू कितनी है, 80। तो 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो एफ डैश आपका कितना आ गया, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/10 न्यूटन। क्या आ जाएगी, 1/10 न्यूटन, या इसी को हम एफ डैश की वैल्यू लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन। एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, आया था 2010 और 2015 एग्जाम में, बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, व्हिच पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाई। क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल सा कि आपका कोई एक कैसा है, मेटेलिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, मेटेलिक है, ठीक है। मेटेलिक स्फीयर कहाँ रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, कोई बात नहीं। और कह रहा है कि कुछ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ सही दिखाया गया है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी, कौन सा पाथ एकदम क्या है, सही है। तो क्या आप बता पाएंगे कौन सा पाथ एकदम सही है, A B C या D। देखिए हमने कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा पढ़ रखा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सारे पॉइंट लिखना है, सारे पॉइंट समझना क्या है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हमेशा ये सरफेस से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, हर पाई हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो पहली बात देखिए, सरफेस से क्या होनी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट वाला कोई सिस्टम बन नहीं रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमेशा हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस
थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर क्या भी कोई भी होंगी नहीं होगी। देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। ये आपका कैसा है, मेटेलिक है। मेटल मतलब क्या हुआ, कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ देखिए ये तो एकदम से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ इसका सिस्टम क्या है, इसमें तो देखिए सीधे ये जाएगी लेकिन इधर निकल ही नहीं रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, यहाँ आपका पाथ कौन सा सही हो जाएगा, पाथ डी। अच्छा आपको लग रहा होगा, देखिए ये सारा कुछ फॉलो कर रहा है। यहाँ देखेंगे ये स्फेयर है तो स्फेयर के सरफेस से ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हमेशा देखो ये सरफेस से परपेंडिकुलर भी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं भी नहीं, क्योंकि मेटल के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। समझ में आया आपको? देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। If 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d apart as shown in figure, the electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown. Write two conclusion that you can draw from this. क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया? चलिए अच्छा, हर बार की तरह मैं ही आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ आपका एक फिगर दिया गया है जिनके बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, डी दी गई है। ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। कह रहा है एक पॉइंट P है, इन्हीं की लाइन में, मतलब जिस लाइन पे रखे गए हैं उसी लाइन पे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या दिया गया है, एक पॉइंट P दिया गया है, जहां पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या कही गई है, 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, 0 है। चाहे ध्यान से देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो कह रहा है राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। आपको मात्र 2 कंक्लूजन लिखने हैं जो आपको इसको देख के, इस फिगर को देख के समझ में आ रहे हैं। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? 2 कंक्लूजन मतलब आपको यही बता दीजिए ये चार्जेस का साइन क्या होगा, ठीक है, या ये चार्जेस कौन सा चार्ज कम होगा या इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई भी 2 बता दीजिए। 2 आपको सिंपल से देखिए, इसमें सिंपल से हमको करना क्या है, ध्यान से देखो, इसका भी सिंबल नहीं दिया गया है, इसका भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमको ये तो पता है कि जब भी इनके बीच से बाहर कहीं जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना, अपोजिट होना। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो कतई ये 0 नहीं हो सकते हैं। क्या कभी डायरेक्शन सेम हो गई तो 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात देखिए यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्या है, यहाँ अपोजिट हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की अपोजिट हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो पहला कंक्लूजन हम क्या लिख देते हैं, बोथ आर अपोजिट चार्जेस, बोथ आर अपोजिट। साइन चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव। दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सेकंड कंक्लूजन मैं लिखूंगा कि यहां ध्यान से देखिए कि अगर Q1 है आपका, यहाँ Q2 आपका यहाँ है, Q1 से यहाँ की डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है Q2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब Q1 का चार्ज ज्यादा होगा, Q1 का चार्ज ज्यादा होगा तभी तो ये दूर तक कवर कर पा रहा है। Q1 का चार्ज ज्यादा होगा तभी तो ये दूर तक क्या करेगा। देखो ये इसके पास तो पास में ही डिस्टेंस, लेकिन इससे क्या डिस्टेंस, दूर है। तो दूर डिस्टेंस है तब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेंटेन कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर डिस्टेंस। आर जितनी जितनी बढ़ती जाएगी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। आर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। यहाँ लेकिन डिस्टेंस बढ़ने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इतनी ज्यादा है कि ये Q2 को क्या कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। मतलब यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आया, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2 है। सिंपल के 2 कंक्लूजन आ गए कि मैग्नीट्यूड चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और साइन क्या है आपस में दोनों का, अपोजिट है। समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, What is the electric flux of a cube side 1 meter which encloses an electric dipole? What is the electric flux of a cube side 1 meter which encloses an electric dipole? देखिए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम 2 चीजों से पढ़ के रखे होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ तो सिंपल से देखो, एक फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा। क्या ये यहाँ लगेगा, क्या ये यहाँ लगेगा,
बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सिंपल सा क्या कहा गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्यूब साइड 1 मीटर विच इज इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी कभी किसी के अंदर कहा जाए क्लोज सरफेस के लिए या इनक्लोज्ड कहा जाए, आपको क्या लगाना है, गॉस लॉ। क्या लगाना है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या हमने पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ ने कहा था जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है तो जितना चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है उससे 1/ε0 टाइम्स क्या होगा, फ्लक्स जाएगा। बस आप सिंपल से देखिए, क्यू इनसाइड इनटू 1/ε0 या फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन ε0, इतना ही तो होगा। चलिए, क्यूब कह रहा है, क्यूब है, यहाँ देखिए ये आपका क्या रखा गया है, क्यूब रखा गया है। क्यूब है मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल है। अगर साइड इसकी ए है, इसमें दिया गया है 1 मीटर है, तो सारी साइड इसकी क्या हो जाएंगी, 1 मीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लीजिए कोई भी डाइपोल, मैंने यहाँ सिंपल सा इसको अंदर रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू रखा गया है, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, क्यू इन अपान ε0। अंदर टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो 0 चार्ज, तो इसके द्वारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपल सी बात, कभी भी कोई डाइपोल इनक्लोज किया जाए किसी भी सरफेस में, आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि डाइपोल में नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज कहने का मतलब डाइपोल किसे कहते हैं, हमने कहा था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनका सम कभी भी आप करेंगे प्लस माइनस 0, 0 फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी भी कोई डाइपोल इनक्लोज करने के लिए बोले तो आपको फ्लक्स सीधा सा क्या करना है, 0 करना है। कैसे करेंगे, यह आ जाएगा आपका गॉस लॉ से, फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन ε0। क्यू इन मतलब क्यों, जितना अंदर है, जितना चार्ज अंदर है, कितना हो जाएगा आपका फ्लक्स, 0 हो जाएगा। चार्ज अंदर 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, देखिए ये समझ में आ रहा है। If the radius of a Gaussian surface enclosing a charge is halved, how does the electric flux through the Gaussian surface change? नहीं आया समझ में, क्या करें, फिर से एक बार पढ़ेंगे। हमको कह रहा है कि भैया कि अगर कोई एक गॉसियन सरफेस है, मान लो मैंने मान लिया कि ये आपका कोई गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस मतलब कोई भी क्लोज सरफेस आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस, जिसके अंदर क्या चार्ज रखा गया हो। आपका ये गॉसियन सरफेस है, मान लो इसका रेडियस क्या है, अभी r है, अभी इसका रेडियस क्या है, r। मैंने एक स्फेरिकल सी बॉल ले ली जिसका रेडियस क्या है, r है। अच्छा, उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। मान लो मैं यहाँ पास चार्ज रखा हूँ 2q, कितना चार्ज रखा हूँ मैंने, 2q रखा हूँ। अब कह रहा है कि भैया मैं इसमें लीकेज किए दे रहा हूं, तो इसकी हवा क्या हो गई, निकल गई। अब इसका रेडियस मात्र कितना बचा, आधा बचा। रेडियस क्या हो गया, r/2। अब रेडियस कितना बचा, r/2। चार्ज कितना है अंदर, चार्ज अंदर उतना ही रहेगा 2। क्यों, क्या चार्ज बाहर निकल जाएगा, नहीं, मैंने हवा बस निकाली, चार्ज नहीं निकाला, ठीक है। तो मैंने ऐसा फुटबॉल लिया था जिसमें हवा भरी हुई थी, अंदर चार्ज कितना था, 2 क्यों था। मैंने थोड़ा सा लीकेज किया, इसमें से क्या हो गया, इसका रेडियस आधा कर दिया, चार्ज उतना ही रह गया। कह रहा है इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या अंतर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखेंगे ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए है, बिल्कुल है। तो हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन ε0। क्या गॉस लॉ कभी किसी के सरफेस पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस का रेडियस या सरफेस की डायमेंशन, बिल्कुल नहीं। केवल किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम, ठीक है। देखिए यहाँ पहले इसका निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाई ε0। इसका फाई ई भी क्या आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 2ε0। हेंस हम क्या कह देंगे, देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ, 2008, 9 और 16। तो कॉन्सेप्ट ये समझ के रखना है, गॉसियन सरफेस है भैया, जब तक उसका चार्ज नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा या उसका मीडियम नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा तब तक उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मीडियम डिस्टर्ब कर दिया जाता, कहता कि पहले मान लो यहाँ क्या था, इसके अंदर क्या थी, एयर थी। अब मान लो इसके अंदर क्या कर दिया गया, वाटर। इसका कांस्टेंट क्या है, के है। तो अगर मीडियम डिस्टर्ब करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। मीडियम डिस्टर्ब करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अगर एयर होती तब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता आपका, फाई जो भी वैल्यू होती,
अगर इसमें आप वाटर भर दिए तब यहाँ क्या हो जाता, फाई ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता, के हो जाता, मतलब आपका के टाइम्स क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाता। समझ में आया। मीडियम डिस्टर्ब करेंगे तब आपका डिस्टर्बेंस होगा, या चार्ज डिस्टर्ब करेंगे तब डिस्टर्बेंस होगा। अदरवाइज आप रेडियस डायमेंशन बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जरा इसको पढ़ के और ट्राई करेंगे वीडियो वॉच करके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। Two concentric metallic sphere of radius r and 2r are given charge q1 and q2 respectively. The surface charge density on outer surface of the shell are equal. Determine the ratio of q1 and q2. q1 is to q2. नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि भैया 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर क्या है, सेम ही है। मान लो मैंने बना दिया, यहाँ देखो एक स्फीयर मैंने ये बना दिया और सेम सेंटर लेते हुए दूसरा स्फीयर मैंने क्या किया, ये बना दिया। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अब इसने कह दिया कि जो एक है इसका रेडियस क्या है, r है, और अनदर वन इज रेडियस 2r। मान लो जो आउटर सरफेस है जिसका, उसका रेडियस क्या है आपका 2r है, और जिसका इनर सरफेस है रेडियस क्या है, r है। और दोनों कह रहा है आर गिवन चार्जेस q1 एंड q2। दोनों के पास चार्जेस क्या है, q1 और q2। मान लो इसके पास चार्ज क्या है, q1 है, और आउटर वाले के पास चार्ज क्या है, q2 है। हैज इक्वल चार्ज डेंसिटी, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। कह रहा है दोनों सरफेसेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। मान लो इस सरफेस के अंदर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं सिग्मा 1 माने ले रहा हूं, बाहर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या माने ले रहा हूं, सिग्मा 2 माने ले रहा हूं। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कह दिया, सेम है। मतलब यहां क्या कहा, गिवन दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू बाई A1। चार्ज आपका Q1 में है, Q1 एरिया क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। A1 मतलब स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ आपकी सिग्मा 1 की क्या वैल्यू आ गई, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। ऐसे ही आप सिग्मा 2 निकालेंगे क्या, ये भी क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा, टोटल इसका वैल्यू हो जाएगी 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। देखिए यहाँ वैल्यू आपकी क्या मिल गई, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको क्या पूछ रहा है, Q1 और Q2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो। आप जस्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, R1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2, और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो Q1 Q2 का स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। ये आपको करना क्या था, आपके 2 स्फीयर दिए हुए थे, दोनों स्फीयर में आपका क्या दिया है, इसका अपना अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, इसकी ये भी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्जेस अलग थे, एरिया अलग था। बस वहां रख के आपको क्या निकाल लेना था, Q1 Q2 का रेशियो। तो Q1 Q2 का रेशियो क्या निकलेगा आपका, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये भी देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर ही है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, if a uniform electric field is equal to 5 into 10 to power 3 I cap Newton per coulomb, find the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis? ये क्या दे दिया, नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या दे दिया। देखो यहाँ सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ क्या दिया गया है। कह रहा है कि देखिए कहीं भी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हम ऐसे आके क्या कर देंगे, बना देंगे। इनको कैपिटल इसे क्या दिखा दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड भी बताया गया 5 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप जिसके ऊपर कैप लगा हो वो क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। कैप वाला क्या बताएगा, डायरेक्शन। चलो यहाँ आई कैप का मतलब, आई कैप स्पेशली डायरेक्शन बताएगा एक्स एक्सिस को, जे कैप होता तो वाई एक्सिस और के कैप होता तो जेड एक्सिस। तो यहाँ आई कैप है मतलब ये सारी किस तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस की तरफ आपकी क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू है 5 × 10⁻³। यहाँ लगा दिया आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये गिवन दिया गया है। आगे कह रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। कह रहा है आपको क्या करना है, दिखाना है कितना इसका क्या है, फ्लक्स है। किसके द्वारा, एक स्क्वायर है, एक सरफेस दिया गया है। सरफेस का स्क्वायर क्या है, 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है मतलब साइड इसकी क्या होगी, सेम होगी। 10 सेंटीमीटर को क्या मैं लिख सकता हूँ, 0.1 मीटर। इसकी साइड क्या मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूँ। चलो मैंने लिख लिया। और जो ये स्क्वायर रखा हुआ है कह रहा है प्लेस किया गया है वाईजेड प्लेन में। वाईजेड प्लेन बोले तो यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि यहाँ ये आपका क्या है, ये इधर आपका दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस, ये इधर आपका दिखाया जा रहा है जेड एक्सिस, ये इधर दिखाया जा रहा है आपका वाई एक्सिस। ये देखिए ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो इधर मैंने क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रही हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हैं। कह रहा है जो ये आपका स्क्वायर है कहाँ है, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन कहने का मतलब जहां वाई है जहां जेड है, इनके बीच का जो प्लेन होगा वही क्या कहलाएगा, वाई जेड। वाई आपने मार्क किया यहाँ, जेड आपका यहाँ, वाई जेड के बीच में देखोगे तो क्या मिल गया, यही मिल गया। तो आपका जो ये रखा हुआ है स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी कुछ ऐसे है। ये अब इधर से निकल के ऐसे 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 जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर कहलाएगा। कौन से प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ये यहाँ मिल गई। डीएस क्या होता है आपका, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर मतलब जिस तरफ ये एरिया रखा हुआ होगा और जिस तरफ आपका ये वेक्टर चल रहा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में जा रही हैं, वाई जेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जो बचा हुआ होगा। देखो वाई जेड प्लेन कह दिया तो जो एक्सिस बची हुई है वही क्या हो जाएगी, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ कहा होता है एक्स वाई प्लेन तो बचा क्या है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस इसका क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर। यहाँ वाई जेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये एक्स की तरफ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स की तरफ जा रही हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, एरिया वेक्टर भी क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो फाई ई की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितनी, 5 × 10⁻³ इंटू एरिया आपका कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 वेबर। कितनी आ जाएगी, 50 वेबर। अभी यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या करना होगा, करना ये है, यहाँ कह रहा है कि फ्लक्स क्या होता जब एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो जाता, 30 डिग्री हो जाता। किससे, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। इसका मतलब समझो जो ये एरिया अभी ऐसे 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 चल रहा है, ये एरिया को कुछ ऐसे झुका दिया जाए। देखो अभी एरिया क्या हो रहा है, ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये एक्सिस मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है। एरिया अभी ऐसे रखा हुआ है, अभी ये ऐसे 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 एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस का एंगल एरिया वेक्टर के एंगल में एक्स एक्सिस से क्या कर दूं, 30 डिग्री। मतलब यहाँ से ये एंगल अब क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे 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 जाए। ये मान लो मेरा एरिया वेक्टर है, ये एंगल कितना बता दिया गया, 30 डिग्री। ऐसे इतने पर झुक जाए
इतने पर झुक जाए और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो, बढ़ता रहे। समझ में आया? ठीक है, ये इतने पर है, मतलब इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर मैंने बताया था जो इसका मुहाना हो। देखना, अभी ये सीधा था तो इसका एरिया वेक्टर क्या था, एकदम सीधा था। सीधा क्या था, एरिया वेक्टर। मैंने इसको कह दिया कि ये झुक गया 30 डिग्री पे, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर। तो इससे एक परपेंडिकुलर डॉट 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 खींच दोगे तो ये क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। और जब इसको आप मेजर करोगे तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, 90 + 30 120 हो जाएगा, ये एंगल कितना पहुंच जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन देखोगे तो इसका अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा, ये 60 डिग्री। मतलब नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या फिर एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री मैंने ये बना दिया, ये एंगल आपका क्या बन गया, 30 डिग्री बन गया। लेकिन हमको जो यहां करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। जो यहाँ कॉस थीटा होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, लेकिन ये क्या एरिया वेक्टर है? नहीं, ये एरिया वेक्टर नहीं है। एरिया वेक्टर तो आपका ये इससे परपेंडिकुलर खींचोगे, आपका ये क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो ये तो ये प्लेन तो इतने पर झुका हुआ है। ठीक है, इससे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो इससे परपेंडिकुलर मैंने ये लगा दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो आप इस एंगल को जब फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल आपका क्या दिया गया, 30 डिग्री। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और ये आपका क्या दिया गया है, ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर आएगा। तो ये एंगल जब 30 डिग्री होगा तो आप इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो एंगल मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 60 डिग्री रखेंगे तो आपको मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ देखो ई डी एस की वैल्यू कितनी आ गई थी, 50 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 1/2, या फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 वेबर। 25 वेबर। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, जब ये ऐसे सीधा जाएगा तब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 50 वेबर होगा। जब ये एंगल 30 डिग्री बना के जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसका 25 वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2 इनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 4Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। How will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1 in place of air? क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आया? देखा आप लोगों ने क्वेश्चन? ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा जा रहा है दो कॉन्सेंट्रिक क्या है, स्फीयर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब इनका सेंटर क्या है, दोनों का सेम ही है। एक स्फीयर आपका S1 है, दूसरा स्फीयर क्या कह दिया गया, S2 है। तो स्फीयर S1 के अंदर जो चार्ज है आपका कितना है, 2Q चार्ज है, और S2 के अंदर जो चार्ज कहा गया है वो क्या है, 4Q चार्ज है। आप यहां ध्यान से देखिए, यहां आपको पहले पॉइंट में कहा जा रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। मतलब दोनों स्फीयर के द्वारा, S1 और S2 के द्वारा आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। फाई इज इक्वल टू हमारे पास दो ही फॉर्मूले, एक फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, दूसरा फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकाल सकते हैं, दूसरा गॉस लॉ से। आप बताइए कौन सा लगेगा यहाँ, यहां आपका लगेगा गॉसियन सरफेस का या गॉस लॉ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां देखिए आपका इनक्लोज्ड है, चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड। जैसे ही मैंने कहा है इनक्लोज्ड वगैरह आए तो आपको सीधे किस पे जाना है, गॉस लॉ पे जाना है या गॉसियन सरफेस पे जाना है। तो यहां देखोगे फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। एक स्फीयर आपका S1 है, S1 के अंदर कितना हो जाएगा, तो फाई फॉर S1 क्या हो जाएगा, अंदर चार्ज कितना है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1।
मतलब S1 सरफेस के द्वारा, देखो ये S1 सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना है 2q है, तो चार्ज टोटल अंदर कितना है q 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया फ्लक्स थ्रो S1। वैसे ही देखिए मैं निकालूं फ्लक्स थ्रो S2 तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका टोटल अंदर चार्ज, आप क्या कहेंगे 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, गलत कर देंगे, यहां ध्यान से देखना है। S2 सरफेस जब लेंगे तो इसके अंदर तो आपका S1 भी आ जा रहा है ना, तो जितना चार्ज S1 में होगा और S2 में होगा दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि S1 तो भैया अंदर है, S2 के अंदर आ रहा है, तो S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2q प्लस 4q। तो यहां हो जाएगा 2q प्लस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपका आंसर आ जाएगा 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रो S2 स्फीयर विल बी 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आपका? ये हो गया सिंपल सा आपका फर्स्ट वाला। अब देखिए सेकंड में कह रहा हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। ना ना ना, नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बता रहा हूं, सुनो। अच्छा सेकंड में कहा गया कि भैया जो S1 अंदर था आपका स्फीयर आपका क्या था S1 था, इसके अंदर 2q चार्ज था और चार्ज के चारों तरफ क्या थी हवा थी, एयर थी। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था एयर के लिए क्या होता है 1 होता है। तो इसी एयर को कह रहा है, एयर को हम रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ कोई एक दूसरा मीडियम ला रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन r है। कितना है एप्सिलॉन r। तो इस मीडियम से आपने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। बस आपका क्या करना है कांस्टेंट रिप्लेस हो गया। यहाँ देखो फाई क्या हो जाएगा, पहले फ्लक्स क्या था फाई S1 का फ्लक्स क्या था आपका 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ फाई S1 डैश का क्या हो जाएगा आपका अंदर चार्ज उतना का उतना है, चार्ज पे कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल चेंज किस में हो जा रहा है इसमें कांस्टेंट k इज इक्वल टू वहां क्या था 1 था, क्योंकि एयर के लिए कांस्टेंट क्या था 1 था। यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपका नया जो फ्लक्स हो जाएगा रिप्लेसमेंट के बाद क्या हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले से दूसरे वाले में डिफरेंस क्या आएगा, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जब भी आप एप्सिलॉन r मीडियम का कोई कांस्टेंट उसमें इंसर्ट करोगे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितना उसका मीडियम का कांस्टेंट होगा उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज। यहाँ देखिए क्या हो रहा है 2q अपॉन एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या कहा है एप्सिलॉन r क्या है इसका मीडियम है, इतना ही क्या कर जाएगा ये फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया गया है टू इन्फिनिटी लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट having surface charge density sigma 1 and sigma 2 where sigma 1 is greater than sigma 2 are shown in the figure. Write the magnitude and direction of the net fields in the region marked second and third. समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, आगे आराम से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो क्या हैं थिन शीट्स हैं। अच्छा हमने शीट पढ़ लिया था, थिन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज शीट के बारे में पढ़ा था, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था, डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, वैसे ही आपकी दो शीट हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 2 है। और यहाँ कंडीशन भी दी गई है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। जो पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, दूसरे वाले से। और क्या कह रहा है, कह रहा है आपको मैंने दो रीजन दे रखे हैं, एक रीजन आपका सेकंड है और अनदर वन क्या है रीजन थर्ड है। आपको यहाँ इन दोनों रीजन पे इन दोनों के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें आपको क्या करनी है बतानी है। अच्छा सिंपल सी बात, हमको क्या करना है कि इन दोनों शीट के द्वारा ये रीजन सेकंड है और ये रीजन थर्ड है, दोनों जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या करने हैं बताने हैं। आप चलो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कैसे करेंगे। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इनफिनाइट प्लेन एरिया ऑफ शीट का क्या था, मतलब आपकी कोई ऐसी शीट हुआ करती थी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ करती थी, इसके द्वारा हमने क्या निकाल रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा था। क्या निकाल रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया आपको, नहीं याद आया?
अगर याद नहीं आया तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पिछले वीडियोस देखिए, रिवीजन कीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल्स के लिए आइए। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा E इज इक्वल टू आई थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट इज द मीडियम, या फिर हम कह देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस वही करना है, ध्यान से देखो। ये है क्या? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, अगर ये शीट है तो एक बार ध्यान से देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? आउटवर्ड इधर निकलेगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड इधर निकलेगी। वैसे ही आप दूसरी वाली शीट का देख लीजिए, दूसरी वाली शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी? ये भी आउटवर्ड है, सरफेस से क्या रहेगी? आउटवर्ड रहेगी। और इस तरफ भी सरफेस से क्या रहेगी? आउटवर्ड रहेगी। अच्छा, जो ये सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 के थ्रू सरफेस थर्ड में क्या रहेगी? डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब इधर से बाहर निकल रही है तो इधर से भी क्या हो जाएगी? बाहर ही जाएगी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये तो हमको क्या मिल गई? डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा 1 ये है, क्या हो जाएगा? अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी शीट 1 की, इसे यहां से E1 की वैल्यू, इसको मान लो मैं E1 कह दे रहा हूं, E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो उधर से आ रही है? सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये रीजन सेकंड का हमने दोनों के द्वारा क्या निकाल ली? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो रीजन सेकंड का ही हम आगे क्या किए ले रहे हैं? निकाले रहे हैं रीजन सेकंड। रीजन सेकंड में आपका क्या दिया गया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, इसके थ्रू उधर जाएगी, इसके थ्रू ये क्या होगी? इधर आएगी। ठीक है, दोनों इक्वल अपोजिट हैं, इक्वल है नहीं लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो एक आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कैसे माइनस हो जाएगी? E1 आपकी देखो सिग्मा 1 की वैल्यू कह रहा है ज्यादा है, सिग्मा 1 की वैल्यू ज्यादा है तो E1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हेंस E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? E1 की डायरेक्शन में जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगी? E1 की डायरेक्शन में जाएगी। इतना आया समझ में? आया इतना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? E1 की डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी E1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। कैसे पता चला? यहां दिया गया है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, और सिग्मा 1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 से। ठीक है, तो रीजन सेकंड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स शीट 2, मतलब सिग्मा 1 से किस तरफ जाएगी? सिग्मा 2 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, इसका आप वेक्टर सम करेंगे तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका किसका आ गया? रीजन सेकंड का आ गया। अच्छा देख लीजिए, अब रीजन थर्ड का देख लेते हैं। रीजन थर्ड है कहाँ? वो कॉर्नर वाला क्या है? रीजन थर्ड है। ये जो रेड वाली है, ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी है? सिग्मा 2 की है। सिग्मा 1 की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। सिग्मा 2 की वो, सिग्मा 1 की ये। डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई। डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई तो नेट डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे क्या होंगी? दोनों सेम डायरेक्शन में। आराम से दोनों का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का जैसे ही सम हो जाएगा तो यहाँ आंसर मिलेगा आपको 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समझ में आया या नहीं आया? ये इसको ध्यान में रखना है। बीच में है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट हैं। अगर दोनों इक्वल होती, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों इक्वल होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या हो जाती? जीरो हो जाती। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? जीरो हो जाती। लेकिन क्या यहाँ जीरो होगी? बिल्कुल नहीं जीरो होगी। क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? कम ज्यादा है, और जिस तरफ ज्यादा होगी उसी तरफ की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डायरेक्शन भी उसी की तरफ फॉलो होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए। ये कई बार आ चुका है, एक दो बार से ज्यादा ही आ चुका है। देखेंगे, इसको ढंग से पढ़ेंगे और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह क्या रहा है? 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q and माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC of side A as given in the figure.
obtain the expression for magnitude and direction of the resultant electric field at vertex A due to those two charges। ऐसे यहाँ फिगर दिया गया है, समझ में आया? देखो ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। यहाँ देखो ट्रायंगल दे दिया, कभी स्क्वायर दे देगा, कभी रेक्टेंगल दे देगा। मैं एक टाइप के कराए दे रहा हूँ, बाकी टाइप आप क्या कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कर लीजिएगा। यहाँ देखिए करना क्या है, जब भी मल्टीपल चार्जेस दे दें, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मल्टीपल चार्ज तो पढ़ा नहीं है। तो यहाँ होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक से ज्यादा पूछ ले, तो यहाँ हम सबका अकेले अकेले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अकेले से। जैसे देखो यहाँ क्या हुआ, एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया और एक माइनस टू क्यू चार्ज दे दिया। पूछ रहा है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए इनकी डिस्टेंस भी दी गई है। बस आपको क्या कर लेना है कि एक बार प्लस क्यू को आप अकेले ले लेंगे कि प्लस क्यू भैया तुम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, कहाँ, पॉइंट ए पे। फिर आप जाएंगे माइनस टू क्यू के पास, इससे पूछेंगे कि भैया आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हो एट पॉइंट ए पे। दोनों से आप सिंगल सिंगल की क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अभी तो आपने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनसे पूछेंगे कि भैया आपकी डायरेक्शन क्या है, तो ये बताएंगे इनकी डायरेक्शन कुछ और है। इनसे पूछोगे तो ये और बताएंगे अपनी डायरेक्शन कुछ और है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो आपका आसान हो गया काम ये आसान हो गया कि आप वेक्टर सम, सेम डायरेक्शन का वेक्टर सम आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, उनके बीच में कुछ एंगल आ गया, तो आपको क्या करना होगा, वहां उसका वेक्टर सम करना होगा। आइए देखिए करते कैसे हैं इस क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि जो भी आपकी चार्ज है यहाँ बीस पे क्या है, प्लस क्यू है, सी पे क्या है, माइनस टू क्यू है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड सबकी क्या होगी, इक्वल होगी। और एंगल अगर मैं जानना चाहूँ तो एंगल सबका क्या होगा, 60 डिग्री। ये तो सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ देखो बी पे चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव क्यों चार्ज है, तो इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इनकी डायरेक्शन क्या आप बता पाएंगे? अगर कोई आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं। आउटवर्ड निकलती हैं या नहीं निकलती? अच्छा, इसको एक ही डायरेक्शन में देखो तो बी जो होगा आपकी एक ही डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बाई प्लस क्यू चार्ज, लिख सकता हूं। ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज था, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इससे चारों तरफ बाहर निकलेंगी। हमको चारों तरफ से क्या मतलब कहां से, मतलब है हमको पॉइंट ए से। कहां से? पॉइंट ए से। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे ही तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने पूछ लिया, इसने डायरेक्शन इधर बता दिया। अब इनसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इनको हमने पॉइंट चार्ज मान रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर। ई प्लस क्यू के द्वारा मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, डायरेक्शन सीधी ऐसी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस टू क्यू। अब माइनस टू क्यू को आप ध्यान से देखिए तो जितने भी निगेटिव चार्जेस होते हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। चारों तरफ से क्या हो रहा है, आ रहा होगा। तो इसका भी ध्यान से देखोगे तो एक ही तरफ से भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, आ रही, फील हो रही होंगी। फील हो रहा है कि नहीं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होगी, आ रही होगी। अब जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगी, इसी की तरफ आएगी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हम इनसे पूछते हैं तो ई माइनस टू क्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है माइनस टू क्यू, माइनस साइन आपका केवल क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम अपना अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हमने इसको क्या मान रखा है, हमने इसको मान रखा है कि भैया ये हमारा क्या है, वेक्टर है, इनटू 2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इनके बीच की, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, डायरेक्शन पता चल गई, इधर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। ये किसके द्वारा हो गया, ई माइनस टू के द्वारा। और कोई तीसरा चार्ज यहाँ है नहीं, दो ही चार्ज के द्वारा नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है।
नेट पूछ रखा है तो अब इनकी डायरेक्शन अलग है, अब हमको क्या करना है, वेक्टर सम। एक वेक्टर आपको ये मिल गया, दूसरा वेक्टर आपको ये मिल गया, इनका आप क्या करेंगे, सम करेंगे। वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम इनका एंगल क्या, अगर मैं जानना चाहूं इनका ये एंगल क्या होगा, क्या आप एंगल निकाल लेंगे? देखिए यहाँ ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये लाइन आपका क्या बनाएगी 180 डिग्री एंगल, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एक आपका वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर आपका क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। इन दोनों के बीच में देखोगे तो जब भी ये कभी ऐसा होता है, ए वेक्टर ऊपर हो, बी वेक्टर ऐसे हो, बीच में थीटा एंगल बन रहा हो, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ रखा होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा पढ़ रखा होता है हमने। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए पुट करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी रूट ए स्क्वायर, मतलब आपकी जो ये ई क्यू की वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी ई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ई माइनस 2q स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 120 की डिग्री, कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, ई 2 इंटू ई प्लस क्यू इंटू ई माइनस 2q कॉस 120। कितनी वैल्यू होगी इसकी, कॉस 120 की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहां देखिए ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस 2q स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और आपका मिलेगा 2e प्लस क्यू इंटू ई माइनस 2q इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है आपकी -1/2। आप इसको पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ई माइनस 2q स्क्वायर, और ये साइन आ जाएगा माइनस ई प्लस क्यू इंटू ई माइनस 2q। अब यहाँ देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस 2q को आपस में देखेंगे तो यहाँ देखो, अगर इसको मैं ई प्लस क्यू कहूँ तो इसका जस्ट 2 गुना आपका क्या है, ई माइनस 2q। देखो 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर, ये 2q अपान ए स्क्वायर है, बस बाकी सारा कुछ क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई प्लस क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख लूँ, ई लिख लूँ, और मैं ई माइनस 2q को तब क्या लिख सकता हूँ, 2e लिख सकता हूँ। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ ई स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर। आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ वैल्यू 3e स्क्वायर, या फिर यहाँ आपकी r की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 इंटू ई, और ई वैल्यू क्या है आपकी, ई वैल्यू क्या है, आपने ई इज इक्वल टू क्या मान रखा है, ई प्लस क्यू। तो आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका रूट 3 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर। ये आपकी क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ को आपको क्या करना है, बताना है। ये तो आपका क्या हो गया, थ्योरी से आ गया। और थियरी से बात मान लीजिए भर भर के क्वेश्चन आए हैं अक्सर, इसके डेरिवेशंस, इस चैप्टर में इसके डेरिवेशंस, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, गॉस लॉ की खुद थ्योरम, ये सारी चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, उनको तो आपको पढ़ ही लेना है। और देखिए इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे, बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल्स किसी चीज के नहीं आते। बिना थ्योरी और बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स कौन ही कर लेगा। आपको ऐसा लगता है तो आप सुपर टैलेंटेड हो अगर आप कर ले रहे हो तो। यहाँ देखो क्या, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ बताना है। गॉस लॉ का जो भी आपका लॉ है, लॉ बता दीजिए। उसके बाद आपको कह रहा है अ क्यूब विद अ साइड ए, मतलब कोई ऐसा क्यूब है जिसकी साइड क्या है, ए है, केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, रखा गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ई इज इक्वल टू, यहाँ बताया गया है ई इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप। आई कैप क्या दिखा रहा है यहाँ, डायरेक्शन। जिसके ऊपर कैप होता है वही क्या दिखाता है, डायरेक्शन। और आई कैप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी, एक्स एक्सिस में दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई है, सी एक्स आई कैप। चलिए गिवन में आपको मिल गया सी एक्स आई कैप।
और फिगर में ऐसे दिखाया जा रहा है वेयर सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट। सी आपका क्या है? पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये भी बिल्कुल बढ़िया है। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। आपसे पहली चीज क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप? फाई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप? फाई ई। आपको दो फॉर्मूले पता है। फाई इज इक्वल टू एक तो ईडीएस कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दूसरा गॉस लॉ का। क्या यहां गॉस लॉ अप्लाई होगा? सोचिए, नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां चार्ज नहीं दिया गया, चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई कि कोई चार्ज आपका इनक्लोज्ड किया गया है। चार्ज आपका इनक्लोज्ड नहीं है, यहां दिया क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉस लॉ नहीं लगेगा, तो दूसरा फॉर्मूला कंफर्म लगेगा। फाई इज इक्वल टू क्या लगेगा? ईडीएस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या लगेगा? ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दी गई है कि भैया जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी, उसकी डायरेक्शन यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस में है। मतलब आपकी एक्स एक्सिस है तो इधर क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस में। इस डायरेक्शन से ही हमको कंक्लूजन मिल गया कि भैया देखो फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। डीएस क्या है? एरिया वेक्टर है। मतलब यहां देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होगी दो ही सरफेस से होंगी। एक इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकले, या फिर इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकले। बाकी सरफेसेस से क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर का एरिया वेक्टर क्या है? ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नीचे वाले से क्या? एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ, एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इस तरफ देखो, सामने वाले फेस से इस तरफ आगे की तरफ क्या आ जाएगी? आगे की तरफ क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स जीरो। पीछे वाले से सेम एरिया वेक्टर पीछे चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में है, दोनों के बीच का एंगल 90 और फ्लक्स जीरो। क्योंकि यहाँ cos 90 क्या करता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करता है। तो आपके दो सरफेसेस ही मिले, ये सरफेस जिससे आपको फ्लक्स मिलेगा, और इसमें ये सरफेस जिससे आपको क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा। जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहां देखो, आगे वाला सरफेस है, इसकी साइड क्या कहा गया? ए। तो यहां ध्यान से देखोगे तो फाई ई, एक सरफेस को मान लो मैं इसको सरफेस 1 कह दे रहा हूं, इस साइड वाले को सरफेस 2 कह दे रहा हूं, तो फाई ई 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है? सी एक्स आई कैप में इनटू एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जो सी एक्स दिया गया है वो डिस्टेंस दिया गया है। क्या दिया गया? डिस्टेंस। एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो यहां ध्यान से देखोगे कि जब आप पहले वाले सरफेस के लिए निकालोगे तो पहले वाले सरफेस की एक्स की वैल्यू क्या है? 2a होगी। ए यहां तक, ए यहां तक, तभी तो जाके आपका ये पहला वाला सरफेस, उस वाले को हम क्या मान रहे हैं? पहला मान रहे हैं। पहले वाले सरफेस की डिस्टेंस क्या होगी? 2a होगी। तो यहाँ आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2a। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2a। तो आपको फाई ई1 की वैल्यू मिल जाएगी c इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2ca क्यूब। फाई ई1 की वैल्यू क्या आ गई? 2ca क्यूब। अच्छा, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से उस तरफ निकल गया। अब ये जो आपने दूसरा सरफेस मान के रखा है, इसकी डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस में ए है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ए। तो इसका निकालेंगे तो फाई ई2 में इसको लिखूंगा, फाई ई2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही हो जाएगी यहाँ सी एक्स इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरफ है। कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 180। कॉस 0 में वैल्यू 1 आई थी, यहाँ कॉस 0 की वैल्यू क्या थी? 1 आई थी। यहाँ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आप सॉल्व करेंगे, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू डिस्टेंस केवल इतनी है, इसलिए केवल क्या होगी? a होगी। तो यहाँ पुट करेंगे फाई ई2 इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर इंटू -1। फाई ई2 की वैल्यू मिल जाएगी आपकी ca क्यूब -ca क्यूब। ठीक है, दो सरफेसेस से फ्लक्स निकला, दोनों सरफेसेस को हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। एक है आपका क्या? 2ca क्यूब और दूसरा है आपका -ca क्यूब। सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको ca क्यूब।
टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, CA3। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट outside the cell, inside the cell, plot a graph showing variation of electric field with distance r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं समझा रहा हूं, समझो। आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में जाके देखिए, पढ़े हैं, ठीक है। वहीं से ये क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल क्या है, शेल है। इस स्फेरिकल शेल कहने का मतलब क्या, ये खोखला है, हॉलो स्फेयर है। शेल कहने का मतलब, शेल मतलब क्या होता है, खोखला हुआ। ये केवल ऊपर क्या है, ऐसा स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। और मान लो इसका रेडियस क्या है, r है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लो मैंने इसको क्या कह दिया, ये निगेटिवली कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। निगेटिवली क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r। स्मॉल इसका r रेडियस है। आपको इसके द्वारा आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल सब क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब ध्यान से देखना, जब भी ये क्या हो, या तो कंडक्टिंग आपका कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब हॉलो स्फीयर हो या नॉन हॉलो स्फीयर हो, या टोटली आपका क्या हो, वॉल्यूम का क्या हो, स्फीयर हो, कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर कंडक्टिंग है तब भी चार्जेस कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आ जाते हैं तब भी इसका वेरिएशन क्या होता है, वैसे ही होता है। बस उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस r रेडियस पर क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। r रेडियस तक क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। आप सिंपल सा यहाँ ये समझेंगे कि ये कैसा है, आपका कंडक्टिंग शेल है, मतलब ये आपका कैसा है, हॉलो है। हॉलो है मतलब अंदर क्या चार्जेस हैं, इसमें अंदर चार्जेस नहीं हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या अंदर होंगी, तो अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल भी नहीं होंगी। जब आपके चार्जेस अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आपकी क्या होंगी, जीरो होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आपकी क्या होंगी, जीरो होंगी। अब देखिए, अब इसके सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। तो यहां देखोगे इनसाइड द सेल क्या लिखेंगे, इनसाइड द सेल देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी जीरो। क्यों जीरो होंगी, मैंने कहा था ये निगेटिवली चार्ज है, अंदर जगह तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अंदर से आती हुई आप दिखा देंगे, आती हुई दिखा देंगे, तो इसका मतलब ये अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ही नहीं, अगर हैं तो कट कर रही हैं, इसलिए हम मानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा में कह रहा है आपका, देखो इनसाइड द सेल हमने पढ़ लिया, आउटसाइड द सेल पूछ रहा है, मतलब आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल मतलब r रेडियस आपका कुछ और बड़ा हो गया, यहाँ कैपिटल R मैंने ले लिया, ये क्या हुआ, आप सरफेस से क्या हो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जब भी आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मान लो मैंने ये कैपिटल R ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सरफेस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, या इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द सरफेस, और सरफेस पे ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सरफेस के बाहर जाएंगे तो सरफेस के बाहर देखोगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बाहर रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड से, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब इसका वेरिएशन अगर मुझे शो करना है तो मैं क्या दिखाऊंगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, इधर मैंने डिस्टेंस क्या दिखा दिया, r रेडियस दिखा दिया, और ये यहाँ पास मैं क्या मान लूँ, इसमें r रेडियस यहाँ मान लेता हूँ। r मतलब कि ये इसका सरफेस वाला रेडियस, r मतलब सरफेस वाला। इससे आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या यहाँ से r तक आएगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 0 से r रेडियस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। यहाँ E की वैल्यू क्या है, 0 है। E की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, r रेडियस पे या सरफेस पे। उसके बाद ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। उसके बाद क्या हो जा रही है, ये डिक्रीज हो जा रही है। तो ये इसका हो गया वेरिएशन ग्राफ। ये आपका क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद डिस्टेंस r या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r।
तो यहाँ आप आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम दिखा रही हैं, उसके बाद से फिर क्या होंगी आपकी डिक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर यही मान लो कह दिया होता कि ये आपका कैसा है, हॉलो स्फेयर नहीं है या शेल नहीं है, ये आपका कैसा है, कंडक्टिंग बॉडी है, टोटल कंडक्टिंग बॉडी हो जाती। तो टोटल कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, उसमें भी सरफेस ऊपर ही आ जाते हैं, चार्जेस कहाँ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। देखिए हमने प्रीवियस ईयर के ये वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। आशा है आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।